नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज सर कैरियर ईयर से। तो दोस्तों यार, मैंने आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया था, जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे हैं और जो बाहर के भी हैं, उनके लिए भी मैंने ऐड किया था कई ग्रुपों में कि हम लोग जो है सुपर 1000 जीएस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैंने नाम दिया सुपर 1000, लेकिन यकीन करिए कि आपको बहुत हजारों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और स्पेशली मैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा जो मोटा मोटा आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, किसी भी बायो के, फिजिक्स केमिस्ट्री के, हिस्ट्री पॉलिटी, किसी भी सब्जेक्ट के। तो आपको लगता है ऐसा कि यार अगर मैंने 6 महीने और ज़्यादा पढ़े होते तो शायद भी मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ, नहीं कर पाता मतलब। और या तो फिर आपने बहुत डीपली स्टडी की है, तो उससे भी आपसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो 2019 में मोटा मोटा सारे एग्जामों में जो बेहतर क्वेश्चन आए हैं, और ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट भी होते हैं करके, तो उन क्वेश्चन को लेके आना। और मेरा हम लोग का मेन जो मोटो है वो ये है कि आपके स्कोर में काफ़ी नंबर प्लस में आ जाए करके जीएस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के दिन का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज के दिन का देखिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी ही डिजिटल बोर्ड हमारे पास होगा करके, ठीक है, तो अभी हम इसी में काम चलाते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, क्वेश्चन समझिएगा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ऐसे कौन सी डायनेस्टी के लोग थे, या ऐसे कौन से वंश के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें क्या है, ऐसे कौन से भारतीय डायनेस्टी थी, वंश थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा तो आपके लिए एक नोट्स भी बन जाएगा। अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। साथ दिया, चलिए पहला है सिंधिया ग्वालियर। जो सिंधिया वंश है, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया जो थे, ठीक है। दूसरा, अवध की बेगम हजरत महल। तीसरा, हैदराबाद के निजाम। जिन क्वेश्चन में ऑप्शन जरूरी रहेगा तो अपन ऑप्शन करेंगे, नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। हैदराबाद के निजाम, ठीक है। और एक और ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है करके कि भोपाल के सिकंदर बेगम। भोपाल की सिकंदर बेगम। और ये क्वेश्चन है 1857 जो विद्रोह हुआ था, तो भारतीय वंश कौन से थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, या चलिए साथ दिया या नहीं दिया। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आया था साथ नहीं दिया, चार ऑप्शन दिए थे और साथ नहीं दिया वो आपको बताना था। तो देखिए आपको सबने पढ़ा होगा कि जब ये बेगम हजरत महल, सबने पढ़ा है कि बेगम हजरत महल तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, ठीक है, तो ये तो बनेगी नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या था एग्जाम में कि किसने साथ नहीं दिया, तो साथ किसने नहीं दिया, अवध के बेगम हजरत महल। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और किसने साथ दिया तो ये आप याद रखिएगा, सिंधिया, ग्वालियर के जो सिंधिया थे, और हैदराबाद के निजाम। आपको पता होगा कि 1973 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत ये संधि हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो इनको भाई अपना जो है इनका अलायंस था उनको तो तोड़ना ही नहीं था, तो हैदराबाद के निजाम ने साथ दिया था, भोपाल की सिकंदर बेगम ने दिया था, और सिंधिया यहाँ के ग्वालियर के सिंधियाओं ने दिया था। तो इन तीनों ने साथ दिया था अंग्रेजों का 1857 की रिवॉल्ट में। आज के दिन का पहला क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है अगला है, गदर आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन है गदर आंदोलन के नेता थे, ठीक है, कौन है जो गदर आंदोलन के नेता थे। और देखिए आपके ऑप्शन क्या गिवन है इसमें। आपका पहला ऑप्शन इसमें दिया है करके हरदयाल, हरदयाल। और दूसरा ऑप्शन एग्जाम में आया था भगत सिंह। तीसरा ऑप्शन आया था मैडम कामा। और फोर्थ ऑप्शन आपके एग्जाम में बना था करके
श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ बताइए। ठीक है, देखिए जो गदर आंदोलन है, जो गदर आंदोलन, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो यूएस में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? यूएस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। और सन पूछा जाए तो 1913 में, 1913 में यूएस में स्थापना हुई थी। और इसके जो इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे सोहन एस भागड़ा। क्या थे? सोहन एस भागड़ा, ये अध्यक्ष थे। उनके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? हरदयाल। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है करके, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? हरदयाल। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल। भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं। और मैडम कामा के बारे में जान लीजिए, इनको रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, मदर ऑफ रिवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज दी मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैडम कामा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये होम रूल सोसाइटी जो लंदन में बनाई गई थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे। ठीक, किसके थे? ये होम रूल सोसाइटी लंदन, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हरदयाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मतदाता शक्ति के मामले में मतदाता शक्ति के मामले में भारत का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। ठीक है, दिख रहा है भाई बोर्ड पूरा? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मतदाता शक्ति के मामले में भारत का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसके ऑप्शन आपको गिवन थे। पहला था अंडमान निकोबार, सेकेंड वन लद्दाख, थर्ड ऑप्शन है दमन व दीव। ठीक है, और इसका लास्ट ऑप्शन जो गिवन था, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दमन व दीव, और एक जो इसका लास्ट ऑप्शन दिया है वो दिया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शन होगा, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? अच्छा, इसकी क्या राजधानी पूछ लेता है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या भैया? अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की कारावती। ठीक है, कारावती इसकी राजधानी है। चलिए बताइए, आपको क्या लगता है कि भारतीय सॉरी मतदाता शक्ति के अनुसार या के मामले में भारत का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? क्या लगता है आपको, कौन सा राइट हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा लक्षद्वीप। ठीक है, देखो जो संसदीय मामले होते हैं दो तरह से होते हैं, एक एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और एक इसके से पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बात हो रही है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारत का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं करके। ओके, आगे है उच्च न्यायालय के, अगला क्वेश्चन है देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की के वेतन एवं भत्ते कौन देता है? ठीक है भैया मेरे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन देता है? अब इसके ऑप्शन आपको बताता हूँ, इसके ऑप्शन एग्जाम में क्या दिए थे।
और इसके ऑप्शन थे कि पहला भारत की समेकित कोष, भारत की समेकित कोष, दूसरा है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, और संचित निधि नहीं है, आकस्मिक निधि। तीसरा है राज्य के समेकित कोष, और फोर्थ ऑप्शन है राज्य की आकस्मिक निधि। ठीक है भाई, चलिए बताइए क्या लगता होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन देता है? चार ऑप्शन आपको गिवन है, कौन सा लगता है कौन सा राइट आंसर हो सकता है? ठीक है, अच्छा देखो जो प्रेसिडेंट होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, इसकी जो नियुक्ति करता है वो तीन लोग होते हैं, एक कमेटी होती है, उसमें तीन मेंबर होते हैं। पहला बंदा होता है प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो देश का प्रेसिडेंट होगा वो, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है। कौन? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए पैनल बनाया जाता है, और उस पैनल में तीन बंदे होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और तीसरा जो होता है उस स्टेट का गवर्नर होता है। तीन लोग होते हैं, और ये तीन लोग बनाते हैं करके, ठीक है, तीन लोग बनाते हैं, यानी कि इसके जो बनाने हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसको बनाने में ये बॉडी आपका काम करती है, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर, ये होते हैं। ये बनाएंगे तो ये कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, और सर ये दोनों तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में जो उनकी जो सैलरी देती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। कौन सा? जो आपका ये है राज्य के समेकित कोष। तो राज्य का समेकित कोष जो होता है वो उच्च न्यायालय के लिए, न्यायाधीशों के लिए क्या करता है, वो सैलरी देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया उनका जो है पेंशन कौन देता है, उनका पेंशन कौन देता है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि पेंशन कौन देगा, तो पेंशन कौन देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, उनका पेंशन कौन देगी, वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई मेरे, कौन देगी उनका? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत की आकस्मिक निधि। ये तो ये क्वेश्चन कब होगा, अगर पेंशन की बात किया जाएगा तो भारत की आकस्मिक निधि देगी, और अगर उनको जो सैलरी की बात करेंगे राज्य के समेकित कोष से दिया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। ओके, आगे है एक क्वेश्चन आया था कि यूपी में हथकरघा उद्योग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन था आपका, यूपी में हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन इसके गिवे थे। पहला है साड़ी छपाई, सेकंड ऑप्शन इसका गिवन था चिकन का काम, चिकन काम आप जानते हैं ना क्या, चिकनकारी, वो सब बनाई जाती है, सब दरी बरी ये सब बनाया जाता है। और एक और दिया था ब्रोकेड कपड़े, ब्रोकेड कपड़े, ठीक है, और एक है खारी छपाई। बताइए भैया आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा करके? ठीक है, आप भी मेरे साथ थोड़ा सा बुद्धि लगाते जाइए, आप भी बताते जाइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक भाई, तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोकेड कपड़े। ब्रोकेड कपड़े क्या होते हैं? ब्रोकेड कपड़े का क्या मतलब होता है? ब्रोकेड कपड़े वो कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं जो कलर के या फिर बिना कलर के सिल्क के बनाए जाते हैं, सिल्की कपड़े होते हैं, और जिसमें सोने चांदी टाइप के जो है प्लेट टाइप के लगाए जाते हैं, मतलब एकदम जैसे नहीं देखते हो आप कि यार कुछ पहनते हैं तो
नीचे का एकदम चमकीला सोने चांदी टाइप का दिखने वाला, वो पूरा डिजाइनिंग लगे रहते हैं करके, तो उसको ब्रोकेट कपड़े कहते हैं। तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कौन सा है, ब्रोकेट कपड़े। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा में आपको बताना है कि भैया मेरे कोरम की आवश्यकता है। राज्यसभा में कोरम की आवश्यकता है। ठीक है, कोरम की आवश्यकता है। आपके ऑप्शन दिए थे 25, 50, 100, 200। ठीक है, तो आपका राज्यसभा में कोरम की जो आवश्यकता है वो कितनी है? तो आपको पता है कि वो चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, जो कोरम की आवश्यकता होती है वो टोटल सीटों का 10%। जैसे राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है, 245 ये है। इसका मैं 10% निकाल लूंगा तो कितना आएगा भाई मेरे, ये आएगा 24.5, यही बनेगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 25। तो राज्यसभा में जो है कोरम की आवश्यकता कितनी है, 25। इसी को अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बात करूं, लोकसभा के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की लोकसभा के लिए, तो लोकसभा में टोटल जो सांसदों की संख्या वो कितनी है, 545, यही है भाई मेरे। अब इसका मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 54.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 55। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे आ जाता कि भाई लोकसभा में कोरम की कितने संख्या आवश्यकता है, तो आप बोलते कि 55। तो 55 जो है लोकसभा में और 25 जो है राज्यसभा में कोरम की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि विकसित राष्ट्रों में प्रमुख शहरों के आसपास 2 खतरनाक घटक हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि जो विकसित शहर हैं, बना लीजिए आप फटाफट, विकसित शहरों के आसपास मुख्यतः कौन से 2 केमिकल पाए जाते हैं, या कौन से जो है खतरनाक घटक पाए जाते हैं। ये बताना है आपको कौन से। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। ठीक है, 2 खतरनाक घटक कौन से हैं। देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए थे आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में इसके ऑप्शन दिए थे। पहला है महीन कण और सल्फर प्रदूषण, पहला है महीन कण एवं सल्फर प्रदूषण। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन आपके एग्जाम में आया था करके सीओ और ओजोन, सीओ ओजोन। तीसरा ऑप्शन दिया था करके आपको दिया था लेड व वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ठीक है भाई, और फोर्थ ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया था रेडान और सीओ। क्या लगता है आपको, बताइए। यानी कि ये विकसित शहरों में एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये पता चला कि जो विकसित देश हैं उनके जो शहर हैं, मुख्यतः शहर हैं, उनके जो शहरों में है आसपास मुख्यतः कौन से 2 महत्वपूर्ण ये खतरनाक घटक पाए गए हैं, महीन कण, सल्फर प्रदूषण, सीओ ओजोन, लेड वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, रेडॉन और सीओ। तो आपको देख के लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आपको लग रहा है कि यार ओजोन कैसे खतरनाक घटक कैसे हो गया, तो देखो ओजोन जो होता है एक्चुअली, ओजोन 2 तरह का होता है। ठीक है, एक गुड सेंस वाला ओजोन होता है और एक बैड सेंस वाला ओजोन होता है। गुड सेंस वाला तो वो होता है जो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, समताप मंडल में। और बैड सेंस का जो आपका ओजोन होता है वो वहां पे क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में क्या होता है, ये जैसे नीचे से हार्मफुल ये केमिकल जाते हैं, ये सब स्टोर्ड रहते हैं, इस मंडल में स्टोर्ड रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये खतरनाक वाला बैड वाला ओजोन है। ठीक है, तो बैड वाला ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये 2 बहुत ही खतरनाक घटक थे
जो कि हाल के सर्वे में पता चला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा करके, सब्जेक्ट वाइज नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि करंट लेते समय एक अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन है करंट लेते समय एक अच्छा चालक होता है। ऑप्शन दिया है पहला धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है इसका ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, और ऑप्शन दिया था सकारात्मक चार्ज। सकारात्मक चार्ज, और तीसरा दिया था तटस्थ चार्ज, और लास्ट ऑप्शन दिया था, एक और ऑप्शन में बढ़ा देता हूं, अल्टरनेट, यानी कि क्रम से धनात्मक एवं ऋणात्मक। चलो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए तो आप क्या टिक करोगे, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है राइट होना चाहिए। करंट लेते समय जो एक अच्छा चालक होता है वो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक, सकारात्मक चार्ज, तटस्थ चार्ज, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको बहुत सारा इसमें लॉजिक नहीं लगाना, इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, लगभग सारे एग्जामों में बना है। क्वेश्चन ये था स्थायी समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन है स्थायी समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया। स्थायी समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया, और आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है लॉर्ड वेलेस्ली। थर्ड ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लास्ट ऑप्शन आपका है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, क्या लगता है भाई आपको। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। स्थायी समझौता, अस्थायी समझौता का मतलब जानते हैं आप क्या होता है। अस्थायी समझौता का मतलब होता है जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा का क्या मतलब है, अंग्रेज क्या करते थे, कुछ लोगों को लोकल जमींदार बना देते थे और उनके अंडर में पूरी जमीनें दे देते थे, और वो जो भी किसान फसल उत्पादन करते थे, अन्न उत्पादन करते थे, उसका कुछ भाग जो जमींदारों के पास होता था और टैक्स के रूप में अंग्रेजों को वो मिलता था, ठीक है भाई। तो ये हो गया स्थायी समझौता, इसी को बोला जाता है। तो देखो वॉरेन हास्टिंग, वॉरेन हास्टिंग जानते हैं कि ये क्या था, ये कलकत्ता का पहला गवर्नर था, ठीक है, ये नहीं है। और रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या जानते हैं, जो आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था। तो अस्थायी समझौता किसके द्वारा शुरू हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई, बना लीजिए इसको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषण के रूप में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषण के रूप में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि क्या क्या पाया जाता है। देखिए इसका पहला ऑप्शन गिवन है आर्सेनिक,
सेकंड ऑप्शन आपका गिवन है सोर्बिटॉल, सोर्बिटॉल। थर्ड ऑप्शन इज गिवन फ्लोराइड, फ्लोराइड। और एक और ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है करके, ठीक है, कि भैया भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में, पीने के पानी में हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में क्या पाया जाता है? ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक आप बोलोगे पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है भैया, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? सोर्बिटॉल क्या है? सोर्बिटॉल का मतलब स्वीट वाटर होता है, एक्चुअली मीठा पानी होता है। तो मृदु पानी कोई प्रदूषण होता नहीं, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। फ्लोराइड पाया जाता है, आप बोलोगे बिल्कुल पाया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड प्रदूषक पानी में नहीं पाया जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और यूरेनियम, यूरेनियम एक्चुअली जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे थोड़े थोड़े से जो पानी निकलता है बाहर, तो वो पानी में यूरेनियम की थोड़ी सी मात्रा होती है करके, ठीक है। तो ये भी प्रदूषण के रूप में पाया जाता है। तो आपके राइट आंसर क्या बनेंगे? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका इस तरह आएगा, पहला ऑप्शन में कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, इस टाइप से ऑप्शन वाइज रहेंगे। तो ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं करके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है एरोसॉल। एरोसॉल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसॉल क्या है? और देखो इसका पहला ऑप्शन गिवन है आपका, पहला ऑप्शन है तरल तरल, इसका सेकंड ऑप्शन है ठोस तरल। हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया था ना, जब मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को पढ़ाया था करके, हमने डिस्कस किया था गैस गैस का कौन सा सॉल्यूशन होगा, इसका इसका आपके पास होगा ये डिटेल। और थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है, ये ऑप्शन है आपका गैस तरल, गैस तरल। और लास्ट ऑप्शन इज गिवन यू, दिस इज गैस ठोस, गैस ठोस। क्या लगता है आपको कौन सा राइट आंसर है? एग्जामों में बना हुआ क्वेश्चन है भाई मेरे, क्या लगता है क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? तरल तरल। एक आपने सुना होगा पायस, पायस का ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, पायस कई बार एग्जाम में आया है, तो पायस का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो तरल तरल हो जाएगा, ठीक है भाई। एरोसॉल, एरोसॉल हमें बताना है। एरो का मतलब होता है एरो, एरो माने हवाई, जो हवा वाला होता है ना, एयर, एरो। तो एरो का मतलब होता है हवाई, गैस, हवा में क्या होती है? गैस। ये क्या बनेगा इससे? गैस। सॉल मतलब होता है सॉलिड, तो भैया आपका बन नहीं गया, गैस और सॉलिड का कॉम्बिनेशन क्या होता है? गैस और सॉलिड। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे। हम्म ये ठोस तरल, जो आपके सोल वगैरह होते हैं भाई, जो सोल होते हैं ना, सूज सोल ये सब होते हैं करके, इसके लिए ठोस तरल बहुत अच्छा एग्जांपल है। गैस तरल जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हैं, नहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसका एग्जांपल होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंप्रेस होती है उसमें। तो ये एरोसॉल कई बार पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? गैस और ठोस, गैस और ठोस इसका राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहाड़ के सिलवटों के परिणाम है। पहाड़ के सिलवटों के परिणाम है। सिलवटे समझते हैं? सिलवटे का मतलब मुड़ जाना, है ना। ये शर्ट है मेरी और मैंने इसको ऐसे प्रेस किया तो ये देखो यहाँ पे सिलवटे आ गए, तो ये होता है सिलवटे। और देखिए इसका ऑप्शन क्या गिवन है, पहला है, ऑप्शन पहला है संपीडित, संपीडित बल। सेकंड ऑप्शन है समांतर बल, समांतर बल। थर्ड ऑप्शन गिवन है बहुत ताकत। और फोर्थ ऑप्शन है गतिशील बल, गतिशील बल।
ठीक भैया, क्या लगता है आपको? तो देखो कोई चीज जब कंप्रेस होगी ना भाई, जैसे मैं आयरन करता हूँ अपनी शर्ट में, तो मेरी शर्ट आयरन से क्या होती है, कंप्रेस होती है, उससे मैं दबाता हूँ करके, तो तभी इसमें सिलवटें पड़ेंगी। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या बन जाएगा, कंप्रेस्ड, यानी कि कंप्रेस्ड फोर्स। कंप्रेस करेंगे ना भाई, कंप्रेस करेंगे तभी सिलवटें आती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड बाय। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं करके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एनारोबिक। एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक स्थिति के तहत एनारोबिक स्थिति के तहत जैविक सामग्री का अपघटन क्या कहलाता है, ठीक है। एनारोबिक स्थिति के तहत जैविक सामग्री का अपघटन, तो ये क्या कहलाता है? इसके लिए चार ऑप्शन आपको गिवन है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें का करके किण्वन, पहला क्या है, किण्वन। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, निषेचन। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का है संदूषण, एंड लास्ट ऑप्शन है वनस्पति खाद। ठीक है। एनारोबिक क्या होता है एक्चुअली, एनारोबिक एक्चुअली एक तरह का वैक्यूम होता है। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के तहत जैविक सामग्री का अपघटन क्या कहलाता है, निषेचन बिल्कुल नहीं होगा, रिप्रोडक्शन वगैरह है, ठीक है। और संदूषण क्या होता है, संदूषण का मतलब होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। जो कार्बनिक कचरा होता है उसको बोलते हैं। वनस्पति खाद का मतलब होता है जिससे आप खाद और बना लेते हो, तो उसमें सभी गैसेस रहती हैं। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। एनारोबिक स्थिति के तहत जैविक सामग्री का जो अपघटन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है किण्वन, ठीक है भैया। चलिए अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग के लिए आंध्र प्रदेश के गर्विड़ी को जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है उद्योग जिसके लिए आंध्र प्रदेश के गड़बड़ी को जाना जाता है। ऑप्शन के पहले कोई बता सकता है, ठीक है। और इसके ऑप्शन क्या गिवन है ये बता रहा हूं करके, गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी हो जाती है, गड़बड़ी को जाना जाता है। तो चलो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला है टंगस्टन, टंगस्टन। दूसरा ऑप्शन है इसमें तांबा और जस्ता, तांबा एवं जस्ता। और थर्ड ऑप्शन है इसका मैग्नीज। और फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का है अपभ्रक, अपभ्रक। चलिए बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। गड़बड़ी आंध्र प्रदेश में जगह है गड़बड़ी, तो वहां पे किस दो के लिए जाना जाता है, तो आप रट लेंगे। इसका राइट आंसर होता है मैग्नीज, तो ये मैग्नीज के लिए वहां पे जाना जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं बहुत बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया करके कि मैच करना है। देखो मैच दी फॉलोइंग, मैं मैच नहीं कराता हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर ही बताता हूँ मैच करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए बी सी डी, ठीक है। आप डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए इसका। पहला क्या दिया है, तेंदु पत्तियां, यानी कि तेंदुआ जो होता है, तेंदुआ 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 होता है ना, तो तेंदु पत्तियां, ये तेंदु पत्तियां किस काम में आती हैं? तो आप बोलोगे इनका जो यूज होता है वो बीड़ी बनाने में होता है,
बीड़ी बनाने में। तेंदुपत्ती कहाँ पे इस्तेमाल होगी? बीड़ी बनाने में। अगला ऑप्शन दिया था, ये क्या है? सेलक। सेलक होता है कुछ, सेलक का इस्तेमाल कहाँ पे आएगा? ये मैचिंग में आता है, मैच दी फॉलोइंग वाले में। सेलक का जो इस्तेमाल होता है वो चूड़ी निर्माण में होता है। कहाँ पे भैया मेरे? चूड़ी निर्माण में होता है। तीसरा ऑप्शन था केरी जड़ी बूटी। ठीक है, केरी जड़ी बूटी। ठीक है ये। और एक ऑप्शन दिया था खुसखुस घास। खुसखुस घास, देखो खुसखुस घास कहाँ? ये एयर कूलिंग में यूज होती है ना भैया? कहाँ पे? एयर कूलिंग में। एयर कूलिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ों की घास होती है जो आप लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे के पास लगा लेते हैं। और दरवाजे के पास लगाने से क्या होता है, जब भी थोड़ी सी हवा चलेगी ना तो बहुत ज्यादा ठंडक लगेगी। तो ये खुसखुस घास होती है एयर कूलिंग में। यानी कि घास होती है, घास है जो घरों के दरवाजों के पास लगाई, खिड़कियों दरवाजों के पास लगाई जाती है, समझ लेंगे। घास है जो कि खिड़कियों और दरवाजों के पास लगाई जाती है। और ये जो केरी जड़ी बूटी होती है, ये होती है एनर्जी बूस्टर के तौर में। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? एनर्जी बूस्टर के तौर में। एक्चुअली ये मैं कह सकता हूँ वैसी बात नहीं है, ये सेक्सुअल पावर के लिए यूज होती है। ठीक है, ये किसके लिए होती है? एनर्जी बूस्टर, यानी कि सेक्सुअल पावर के लिए होती है। एनर्जी बूस्टर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो ये थोड़ा सा आपको आएगा, इधर उधर रहेगा, आपको मैच करना रहेगा, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला है गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का है मतलब गुग्गा नृत्य जो है कहाँ का है? पहला है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन दिया था हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। तो गुग्गा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुग्गा नृत्य के लिए राइट आंसर है हरियाणा, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में अफीम की सरकारी फैक्ट्री कहां पे है? यूपी में अफीम की सरकारी फैक्ट्री। ठीक है, तो इसके ये सब क्वेश्चन आपको रटना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप लिख देंगे गाजियाबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। सॉरी, गाजियाबाद ऑप्शन में, लेकिन गाजीपुर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजीपुर। ठीक है, ये सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था करके, पुस्तक काबली वाला, एक किताब है, पुस्तक है, इसका नाम क्या है? काबली वाला। काबली वाला जो किताब है काबली वाला, ये किसकी कृति है? आप याद रखेंगे, ये है राबिंद्रनाथ टैगोर। राबिंद्रनाथ टैगोर इनकी कृति है ये करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं करके। एक क्वेश्चन आया था कि फसल में नाइट्रोजन की मात्रा, या क्वेश्चन आया था मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कौन सी फसल बढ़ाती है? कौन सी फसल बढ़ाती है? देखो आपके ऑप्शन गिवन थे, कई ऑप्शन थे, ऑप्शन में से बता देता हूं। आलू, सूरजमुखी, मटर, एक आलू था, एक था सूरजमुखी, एक ऑप्शन था मटर, एक ऑप्शन है जौ। ठीक है, तो कौन सा खेती कौन सी हम खेती करते हैं जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती है? तो इसको आप याद रखेंगे, मटर। ठीक है, मटर याद रखेंगे। और ये मटर के ऊपर ही जो है मेंडल ने प्रयोग किया था। ठीक है, इस मटर के ऊपर ही मेंडल ने प्रयोग किया था, और जो मेंडल है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। मटर के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था किसने? मेंडल ने। मेंडल ने। और ये मेंडल कौन है? इनको कहते हैं
इन्हीं को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन आया था कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, एबीजी, सेकंड है अवास्ट, थर्ड ऑप्शन गिवन था आपको मैथी, और फोर्थ ऑप्शन दिया था कोड रेड। कोड रेड जो भी थोड़ा सा सिस्टम यूज करते हैं उनके लिए बड़ा आसान है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, सबने एबीजी या बात सबने देखा होगा, तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, कोड रेड। ये भी आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ओके चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बिठाता हूँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 2001 में, पुराना क्वेश्चन है लेकिन अभी 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि 2001 में साइबर क्राइम का क्या है, उद्घाटन करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन, यानी कि सन क्या दिया था आपको, 2001 में साइबर क्राइम का उद्घाटन, करने वाला। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई भारत में साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है उनमें साइबर क्राइम का उद्घाटन या कब से स्टार्ट किया गया, तो 2001 से। तो साइबर क्राइम का जो उद्घाटन किया यूपी में, वो देश में पहली बार किस पुलिस स्टेशन ने किया, तो आप बोलेंगे हैदराबाद पुलिस स्टेशन में, हैदराबाद में। ठीक है, तो साइबर क्राइम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत आने के लिए किसने आमंत्रित किया, बाबर को भारत आने के लिए किसने आमंत्रित किया। चलिए ऑप्शन है, पहला नंबर है आपका दौलत खां, पहला ऑप्शन है दौलत खां, सेकंड ऑप्शन इसका गिवन है सबानी खां, हमने पढ़ा होगा शायद से हिस्ट्री में, थर्ड ऑप्शन है फिरोज खां, और लास्ट ऑप्शन है और। ठीक है, तो भारत को बाबर आने के लिए किसने आमंत्रित किया था, आपको पता है दो लोग थे, दौलत खां, एक आराम खां। ठीक है, बाबर को भारत आने के लिए किसने आमंत्रित किया, दौलत खां ने आमंत्रित किया, और आराम खां ने, आलम खां, इन दोनों ने आमंत्रित किया। फिर भारत यहाँ पे आया, आपको पता है कि बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया भारत में, और यहाँ पे वो पानीपत की पहली लड़ाई उसने इंडिया में की करके, है ना। उसने 4 प्रमुख युद्ध किए, कौन कौन से थे, पाखा, चाघा, ऐसे याद रखेंगे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये 4, और सीरियल से लड़े। ये कब लड़ा, 1526, 1527, 1528 और ये 1519। ठीक है, तो किसने किसने, दौलत खां और आलम खां नाम के दो आदमियों ने भारत को यहाँ पे आमंत्रित किया। ठीक है भाई मेरे, चलिए ठीक है। और ये दो, दौलत खां जिस टाइम से था, ये भी बता देता हूँ कि दौलत खां जब आमंत्रित किया, ये क्या था, ये लाहौर का गवर्नर था उस टाइम पे, लाहौर का ये गवर्नर था। ठीक है, तो कुछ फैक्ट याद रखेंगे आप लोग। ओके चले आगे बढ़े, नया क्वेश्चन कुछ करते हैं।
अच्छा, इसी से मिलता जुलता बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया था कि लोधी वंश एक्चुअली कहाँ के थे। जो भारत में जो लोधी वंश हुआ, जो हमारा सल्तनत काल में, वो क्या थे? तो पहले अफगानी लोग थे। जो पहली अफगानी डायनेस्टी थी भारत में, वो लोधी लोग की थी, लोधी वंश था करके। ठीक है, अफगान डायनेस्टी के वो लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा कौन सा मौलिक अधिकार है? हमने क्लास में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए थे। तो संविधान की आत्मा कौन सा मौलिक अधिकार है? चलो आपके ऑप्शन दे देता हूं। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 19 to 22। इस आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये होता है कि जब भी किसी देश में इमरजेंसी लगती है तो गवर्नमेंट स्वतंत्रता का अधिकार लोगों से छीन लेती है। तो ये हमारा जैसा अभी चल रहा है, हम लोग का जो कोरोना चल रहा है, तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार गवर्नमेंट ने छीन लिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया था स्वतंत्रता का अधिकार। और दूसरा दूसरा ऑप्शन दिया था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया था? तो आप बोलोगे आर्टिकल 14 से 18, ये समानता के अधिकार के बारे में बताता है। और तीसरा अधिकार, तीसरा आपको कुछ ये दिया है करके ऑप्शन दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल बताता है शोषण के विरुद्ध अधिकार? आप बोलेंगे आर्टिकल 23 से 24, 23 से 24। ठीक है, और एक और दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 34 में बताया गया इसके बारे में। ठीक है भाई, तो संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? तो आपको सबको पता है कि ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और किसने भी ये बात कही थी? ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कही थी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। ठीक है भाई मेरे, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था, भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान कहाँ पे है? भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान बताइए आप लोग। भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान, क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पे है? तो कई बार पूछा गया है, मैसूर में है। कहाँ पे भैया? मैसूर में है ये। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। जो पहला खलीफा था उसका क्या नाम था? ठीक है, पहला खलीफा, उसका क्या नाम था? पहला खलीफा, पहला खलीफा था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन गिवन है इसमें, सुलेमान महान, एक दिया था अबू बकर, एक ऑप्शन दिया है इमाम हुसैन, और एक है कॉन्स्टेंटाइन। तो आप याद रखेंगे अबू बकर, जो पहला खलीफा था उसका क्या नाम था? अबू बकर। ठीक है, अबू बकर जो था वो पहला खलीफा था। ओके भैया, चलें।